आतिशी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगी। मैं आतिशी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगी। नमस्कार दोस्तों, आखिर दिल्ली की मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद आतिशी सिंह ने क्यों कहा कि आप लोग मुझे बधाई मत दीजिएगा, मुझे माला मत पहनाइएगा, मेरा स्वागत मत कीजिएगा। आप लोग सुनिए आतिशी जी को। सभी कार्यकर्ताओं से, सभी विधायक साथियों से, दिल्ली के लोगों से बस एक ही अनुरोध है, आप में से कोई मुझे बधाई मत दीजिएगा, आप में से कोई मुझे माला मत पहनाइएगा, क्योंकि मेरे लिए और मुझे लगता है सभी दिल्ली वालों के लिए आतिशी सिंह दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाई गई। 43 साल की आतिशी सिंह को 15 अगस्त को दिल्ली में झंडारोहण करने नहीं दिया गया। इसके लिए जेल से केजरीवाल ने उप राज्यपाल को पत्र भी लिखा था। मैंने जेल से एक ही पत्र लिखा था एलजी साहब को। 15 अगस्त था, देश का स्वाधीनता दिवस था। देश के आजादी के दिवस के ऊपर दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार की तरफ से झंडा फहराता है। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित के बाद आतिशी सिंह को दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। इस समय ममता बनर्जी के अलावा देश की दूसरी महिला मुख्यमंत्री बनाई गई। लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी ऑफिस जाने से किस तरह से आतिशी सिंह को रोका जा रहा था। आतिशी सिंह पुलिस से भिड़ गई। क्या समस्या है? कैसे रोक सकते हैं आप हमें अपने पार्टी ऑफिस जाने से? लोकसभा का चुनाव चल रहा है, पार्टी ऑफिस में हमारी कैंपेन की मीटिंग्स हैं। ये क्या चल रही है तानाशाही? पार्टी के 4 लोग अपने पार्टी ऑफिस जा रहे हैं, आप कैसे रोक सकते हैं हमें? बताइए। आप सब इनकी फोटो ले लीजिए, इन सबके बैच की फोटो ले लीजिए, इन सबके नाम नोट कर लीजिए। हम सारे पुलिस वालों की जाके शिकायत करेंगे। अब जाना कहाँ? मुझे अपने घर जाना है। नहीं यही बैठ जाते। ये तो गजब गुंडाई है। यहीं बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ईडी और सीबीआई के डर से मोदी सरकार में ये मंत्री पद लेने वाली नहीं है और ये अपनी पार्टी के लिए डट कर मुकाबला किया और डट कर खड़ी रही। संघर्ष के समय ही पार्टी में निष्ठावान का पता चलता है। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद आतिशी सिंह ने खुलकर निडर होकर डट कर मुकाबला किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मोदी सरकार के खिलाफ और राज्यपाल के खिलाफ भी खुलकर सामना किया। मैं भारतीय जनता पार्टी को बता दूं कि हम उनकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। आप लोग गए थे कि गिरफ्तारी पे रोक लगे, वो रोक नहीं लगी है। अब गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। देखिए, ऑप्शन तलाश रहे हैं कि जीत कैसी है? गिरफ्तारी की तलवार तो हर उस आदमी के सर पर लटकी हुई है जो मोदी जी का विरोध करता है। गिरफ्तारी की तलवार अरविंद केजरीवाल पे तब तक लटकी रहेगी जब वो मोदी जी के खिलाफ बोलते रहेंगे। वो ईडी से नहीं गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे तो सीबीआई से गिरफ्तार करवाने की कोशिश करेंगे। सीबीआई से गिरफ्तार नहीं करवाया तो दिल्ली पुलिस से गिरफ्तार करवाने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि वो इन एजेंसीज के पीछे छुपकर
चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को प्रचार से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उन्हें हमारा सामना करना है तो चुनाव के मैदान में आके करें। क्यों वो अलग अलग एजेंसीज के माध्यम से, क्यों वो अलग अलग केसेस के माध्यम से आम आदमी पार्टी के पीछे छुपकर वार करने का काम कर रहे हैं। एक झूठे फर्जी शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के हर नेता के घर पर रेड हुई, ऑफिस में रेड हुई, लॉकर में रेड हुई, उनके पैतृक गांव में रेड हुई। इतनी रेड के बाद, सैकड़ों अफसरों की जांच के बाद, हजारों कागजात देखने के बाद भी ना इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी, ना सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई भ्रष्टाचार का 1 रुपया भी कहीं से जब्त नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। इसी के साथ 12 साल पुरानी पार्टी के संस्थापक के होते हुए भी अब इस समय जो है आशीष सिंह को मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। आशीष सिंह जमीनी स्तर की नेता हैं, इन्हें कठपुतली की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। यहाँ केजरीवाल ने उसे चुना जिसका दिल्ली में राजनीतिक पहचान स्वतंत्र और सशक्त भी है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में गरीब परिवार जो 1 किलोवाट के छोटे छोटे कनेक्शन लेते हैं, गांव में रहने वाले परिवार, किसान परिवार जो 1 किलोवाट के कनेक्शन के लिए पहले मात्र 1200 रुपए देते थे, उसको बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिया है। यानी 250% की वृद्धि एक छोटा सा 1 किलोवाट का बिजली का कनेक्शन पाने के लिए। 1 किलोवाट के कनेक्शन के लिए 250% की वृद्धि, 5 किलोवाट के कनेक्शन के लिए 118% की वृद्धि। और ये वही भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार है जिसने इस साल गर्मी के मौसम में 8 घंटे के पावर कट लगाए। और ये 8 घंटे के पावर कट किसी दूर दराज के गांव में नहीं लग रहे थे, ये 8 घंटे के पावर कट नोएडा में लग रहे थे, ग्रेटर नोएडा में लग रहे थे, गाजियाबाद में लग रहे थे, साहिबाबाद में लग रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी का बिजली का क्या मॉडल है? भारतीय जनता पार्टी का मॉडल है लंबे लंबे पावर कट और सबसे महंगी बिजली। यही कारण है कि दिल्ली वालों के लिए बहुत जरूरी है कि वो फिर से अरविंद केजरीवाल जी को चुन के लेके आए और अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएं। वरना जो आज हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि महंगी बिजली, लंबे लंबे पावर कट, वो ही फिर हमें दिल्ली में भी देखने को मिलेगा। आज अरविंद केजरीवाल जी का क्या बिजली का मॉडल है? आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार का क्या बिजली का मॉडल है? अरविंद केजरीवाल का मॉडल है 24 घंटे बिजली और सबसे सस्ती बिजली। इस साल दिल्ली में 19 जून को 8400 मेगावाट की पीक डिमांड पर भी दिल्ली में लोड शेडिंग नहीं हुई, दिल्ली में पावर कट नहीं लगे। यानी दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार 24 घंटे बिजली देती है। ना सिर्फ 24 घंटे बिजली देती है, सबसे सस्ती बिजली देती है। 2020 में बीजेपी नेता धर्मवीर सिंह को कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से हराकर विधायक भी बनी है और दिल्ली के विधायक दल की नेता चुने जाने के बाद ये इनका पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सुनिए आप लोग। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकता है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ, शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। मैं खुश हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे इतना भरोसा किया है।
लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज़्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये ज़रूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 साल से अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करने की, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोई कसर नहीं छोड़ी। एक ऐसा आदमी जो अपनी IRS कमिश्नर की नौकरी ठुकरा सकता था, एक ऐसा आदमी जो एक नई पॉलिटिकल पार्टी से पहली बार चुनाव लड़के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकता था, ऐसे आदमी पर, ऐसे ईमानदार आदमी पर भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, झूठे केस किए, फर्जी केस किए, अपनी एजेंसीज ED को, CBI को उनके पीछे छोड़ दिया, उनको झूठे मुकदमे में 6 महीने तक जेल में रखा। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी, और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उनको जमानत नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के मुंह पे तमाचा मारा, उनकी एजेंसीज के मुंह पे तमाचा मारा। उन्हें कहा कि इनकी एजेंसीज, केंद्र सरकार की एजेंसीज एक पिंजरे में कैद तोते की तरह हैं और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी गलत थी। आतिशी सिंह को आसानी से CM का पद नहीं मिला है। मनीष सिसोदिया के इस्तीफे के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री बनी और अब मुख्यमंत्री बनी। अरविंद केजरीवाल जेल से खत लिखा कि झंडारोहण आतिशी सिंह करेंगी। तभी से ये कयास लगाया जाने लगा कि अरविंद केजरीवाल आतिशी सिंह को अब मुख्यमंत्री के रूप में देखने लगे हैं। 15 सितंबर को जेल से आने के बाद केजरीवाल ने क्या कहा, सुनिए आप लोग। भगत सिंह की शहादत के 95 साल बाद आजाद भारत के अंदर एक क्रांतिकारी मुख्यमंत्री जेल गया। मैं अभी जेल गया, मैंने जेल से एक ही पत्र लिखा था LG साहब को। 15 अगस्त था, देश का स्वाधीनता दिवस था। देश के आजादी के दिवस के ऊपर दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार की तरफ से झंडा फहराता है। मैंने LG साहब को 3 दिन पहले चिट्ठी लिखी, 15 अगस्त के 3 दिन पहले, कि LG साहब, मैं चूंकि जेल में हूं, मेरी जगह आतिशी जी को झंडा फहराने की इजाजत दी जाए। कुछ गलत तो नहीं लिखा? वो चिट्ठी मेरी LG साहब तक नहीं पहुंचाई गई, मुझे चिट्ठी वापस करी गई और मेरे को ये वार्निंग जारी की गई। ये वार्निंग भी लेके आया हूं, जिंदगी भर साथ रखूंगा ये मेरे को वार्निंग दी गई कि दूसरी बार अगर आपने LG साहब को चिट्ठी लिखने की हिम्मत करी तो आपके साथ जो फैमिली मुलाकात होती है हर हफ्ते, वो फैमिली मुलाकात बंद कर दी जाएगी। मैं मन में सोच रहा था, अंग्रेजों ने भी नहीं सोचा था कि आजाद भारत के अंदर 95 साल के बाद अंग्रेजों से ज्यादा क्रूर और अत्याचारी शासक इस देश के ऊपर आएगा। आम आदमी पार्टी में मुख्यमंत्री के पद पर यह पहला बदलाव है। आतिशी सिंह को दुनिया की बेस्ट स्कॉलरशिप मिली है और ये श्रेष्ठ संस्थानों में पढ़ाई का मौका इन्हें मिला है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री की पढ़ाई करी है। पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, लेकिन राजनीति में वह लोग भी अच्छा करते हैं जो साधारण स्कूलों से पढ़ाई किए हैं। जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है, उपराज्यपाल को मुख्यमंत्री के ऊपर हावी किया जाने लगा है। अध्यादेश के जरिए उपराज्यपाल को नौकरशाही का कमान सौंपा गया है। केंद्र सरकार ने उपराज्यपाल को बोर्ड पैनल बनाने के साथ साथ नियुक्ति का अधिकार भी दे दिया। ये कुछ लोग बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कंडीशंस लगाई हैं, काम नहीं कर पाएंगे। पिछले 10 साल में इन लोगों ने कंडीशन लगाने में कोई कसर छोड़ी थी? LG साहब ने कंडीशन लगाने में कोई कसर छोड़ी थी?
केंद्र सरकार ने एक कानून, दो कानून, तीन कानून, कानून पे कानून डाल के मेरी पावर छीन ली, पर आपके काम बंद नहीं होने दिए मैंने। ये कंडीशन हमारे लिए कोई वो नहीं रखती, कोई हमारे लिए अड़चन पैदा नहीं करती ये कंडीशन। इन कंडीशन को भी देख लेंगे, लेकिन मेरे लिए जो मायने रखता है वो है मैंने अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, जम के वोट दे देना मेरे पक्ष में, चुनाव के बाद सीएम की कुर्सी पे जाके बैठूंगा। जेल जाने के बाद अरविंद केजरीवाल से बीजेपी इस्तीफा की मांग कर रही थी। कोर्ट में याचिका दायर की गई और सुप्रीम कोर्ट ने भी कभी नहीं कहा कि आपको इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन जेल से छूटने पर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की फाइल साइन करने पर रोक लगा दी है। उन पर 2 शर्तें लगाई गई हैं। पहली शर्त थी कि केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर में प्रवेश नहीं करेंगे और सचिवालय भी नहीं जाएंगे। दूसरी शर्त है कि वह आधिकारिक फाइलों पर साइन नहीं करेंगे, केवल तभी करेंगे जब उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए उनकी दस्तखत की जरूरत होगी। जनप्रतिनिधि होने के बावजूद वह कोई काम नहीं कर सकते थे। और उनके लोग भी आते थे, वो कहते थे घोटाला वोटाला तो कुछ देखो है नहीं, हमारी मनोहर कहानी है, आप ऐसा कर लो वैसा कर लो, देख लो नहीं तो जेल में सड़ जाओगे। मैं उनसे कहता था मैं जंतर मंतर पे अखबार बिछा के सोया हूं आंदोलन में अरविंद केजरीवाल जी के साथ में। और जो आदमी जंतर मंतर पे अखबार बिछा के आंदोलन कर सकता है, उसके लिए जेल में कम से कम एडिशनल फैसिलिटी है कि वहां एक दरी मिलती है और सर पे पंखा भी था। जंतर मंतर में तो सर पे पंखा भी नहीं होता था। मैं इनको कह देता था कि तुम अपनी सरकारी सिस्टम, अपने ऑफर, अपने प्रस्ताव सब अपने पास रखो, मुझे जरूरत पड़ेगी मैं तो पंखा हटवा के जंतर मंतर पे भी जाके सो जाऊंगा, मुझे कोई झंझट। मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने एलजी साहब के थ्रू दिल्ली वालों के खिलाफ षड्यंत्र रचेगी। मुझे पता है कि वो दिल्ली वालों की फ्री बिजली रोकने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है वो दिल्ली वालों के अस्पताल में फ्री दवाइयां रोकने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है वो मोहल्ला क्लिनिक बंद करने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है वो सरकारी स्कूलों को खराब करने की कोशिश करेंगे। तो अगले कुछ महीने तक, जब तक ये जिम्मेदारी मेरे पास है, मैं दिल्ली के लोगों की रक्षा करने की कोशिश करूंगी। और दिल्ली की सरकार को प्रताड़ित करके कई विधायकों के खिलाफ साजिश करके धीरे धीरे सरकार की शक्तियों को कम करके उपराज्यपाल को पावरफुल बनाया जाने लगा और उपराज्यपाल को सरकार के ऊपर बैठा दिया गया। अब केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को सरकार छोड़कर गली गली में अब घूम घूम कर ये वोट मांगने का और सभी के घर में जाने का ऐलान इन्होंने किया है। जनता अपना फैसला 3 महीने पहले सुना चुकी है और अरविंद केजरीवाल गली गली उस समय भी घूम रहे थे और वो बार बार एक ही बात कह रहे थे कि अगर आप लोग चाहते हो कि मैं जेल ना जाऊं तो आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए। तो दिल्ली की जनता ने फैसला सुना दिया, इनको 0 करके भेज दिया। और मैं फिर कह रहा हूं कि अगर इनमें जरा सी भी नैतिकता है तो ये अपने इस्तीफे की बात ना करें, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे, नवंबर में चुनाव होते हैं, आज कराएं। जनता इनको जवाब, मैं बता रहा हूं ना जी, हम कह रहे हैं चुनाव की तैयारी इसलिए कह रहे हैं, हमें पता है कि जनता का दर्द क्या है। पूरी दिल्ली की जनता इनसे निजात चाहती है, इनके भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहती है। अगर अरविंद केजरीवाल जी की जगह कोई और मुख्यमंत्री होता, कोई और नेता होता, तो वो 2 मिनट नहीं सोचता मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने के बारे में। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने वो किया जो आज तक इस देश का इतिहास तो छोड़िए, शायद दुनिया के इतिहास में किसी नेता ने ना किया हो। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी नहीं है, मैं जनता की अदालत में जाऊंगा। जब दिल्ली की जनता मुझे कहेगी कि हम तुम्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, जब दिल्ली की जनता कहेगी कि तुम ईमानदार हो, तब मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठूंगा। मुझे नहीं लगता कि हमें लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा कोई त्याग का उदाहरण मिलेगा जो आज अरविंद केजरीवाल जी ने देश के सामने रखा है। दिल्ली भर में लोग बहुत दुखी हैं। इस देश का जो सबसे कठोर कानून है ईडी का कानून, पीएमएलए, जिसमें बेल भी नहीं मिलती, बेल मिलनी भी मुश्किल है, उसके अंदर हमारे ऊपर तरह तरह के इन लोगों ने आरोप लगाए हैं। कोर्ट से हमको बेल मिल गई, उसके बावजूद आज की तारीख में आज जो स्थिति है, इससे फालतू कोर्ट और कुछ नहीं कर सकता था जितना कोर्ट ने कर दिया हमारे पक्ष में। हम कोर्ट के बहुत शुक्रगुजार हैं।
कोर्ट ने हमें बेल दे दी, अभी बेल तक ही दे सकता था। अब ये केस चलेगा। मैंने वकीलों से पूछा, मैंने कहा मेरा दिल कहता है कि जब तक ये मैं कोर्ट से बरी होके ना आ जाऊं तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा जी ये 10 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 15 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 20 साल चलेगा केस। तो केस ये अभी लंबा चलेगा। आज कोर्ट जितना कर सकता था, कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय लिया है, हमें बेल दे दी। उन्होंने ऐसे कानून में जिसमें बेल मिलनी नामुमकिन होती है, उन्होंने बेल दे दी। आज मैं आपकी अदालत में आया हूं, जनता की अदालत में आया हूं, आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो? मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, दिल्ली के चुनाव है। मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनहगार है, मेरे को वोट मत देना। आप अगर मेरे को, आपका एक एक वोट मेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट होगा। अगर आप मेरे को वोट देके जिताओगे और अगर आप कहोगे कि केजरीवाल ईमानदार है, तो चुनाव के बाद, उसके बाद जाके मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा, तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। आज भ्रष्टाचार की इस लड़ाई में लोकपाल के नाम के बजाय सीबीआई और ईडी का नाम ही सुनाई देता है। आम आदमी पार्टी इस असुरक्षा से बाहर तो आई है जिससे वह गुजर रही थी कि केंद्रीय एजेंसियां के जरिए पार्टी तोड़ दी जाएगी, सरकार टूट जाएगी। सरकार चलाने, पार्टी बचाने वाले दोनों नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ने सत्ता से बाहर आकर चुनौती का जवाब भी दिया है और स्वीकार भी कर लिया है कि सरकार के अधिकारों पर अंकुश लगाकर पार्टी तोड़ने की कोशिश के डर से ये भी आजाद होना चाहते हैं। मुझे जेल क्यों भेजा इन लोगों ने? ऐसा नहीं कि केजरीवाल ने कोई भ्रष्टाचार किया, वो इनको भी पता है, मेरे को भी पता है, आपको भी पता है। इन्होंने जेल क्यों भेजा मेरे को? इनका मकसद था आम आदमी पार्टी को तोड़ना। इनका मकसद था केजरीवाल के हौसले को तोड़ना, केजरीवाल की हिम्मत को तोड़ना। इन्होंने फॉर्मूला बना रखा है। आप देख रहे हो किस तरह से एमएलए तोड़ दो, एमएलए खरीद लो, ईडी भेज के डरा दो, सीबीआई भेज के डरा दो, फर्जी केस कर दो, जेल में डाल दो, पार्टी तोड़ दो। महाराष्ट्र में कैसे उन्होंने 2-2 राष्ट्रीय पार्टियां तोड़ दी। पार्टी तोड़ दो, सरकारें गिरा दो और अपनी सरकार बना लो। इनको यह लग रहा था केजरीवाल को जेल भेज देंगे तो दिल्ली में इनकी पार्टी टूट जाएगी, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बना लेंगे। इनको लग रहा था पंजाब की सरकार तोड़ के पंजाब में हम अपनी सरकार बना लेंगे, इनके एमएलए तोड़ लेंगे। लेकिन हमारी पार्टी नहीं टूटी, हमारे एमएलए नहीं टूटे, हमारे एमएलए तो छोड़ो, कार्यकर्ता भी नहीं टूटे। इनकी बड़ी बड़ी साजिशों के खिलाफ, बड़े बड़े षड्यंत्रों के खिलाफ केवल आम आदमी पार्टी में ताकत है जो आज इनका सामना कर रही है। इनको लगा केजरीवाल के हौसले तोड़ देंगे। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं और मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि जेल के इन 150-200 दिन जो मैं जेल में रहा, इन दिनों ने मेरे हौसले को और 100 गुना बढ़ा दिया है, कम करने की बजाय। ये खेल बहुत हो चुका। विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय केजरीवाल को बहुत सारी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा। सुनिए आप लोग। आज मैं अपने साथ एक किताब लेके आया हूं। ये
ये भी मैंने कई बार पढ़ी, भगत सिंह की जेल डायरी। आप लोगों ने पढ़ी है? पढ़ना इसको जरूर, खरीद लेना, खरीद के इसको पढ़ना, भगत सिंह की जेल डायरी। जब भगत सिंह जेल में थे आज से 90-95 साल पहले, उन्होंने जेल के अंदर अपने लेख लिखे थे, वो लेख इसमें है। और जेल के अंदर से उन्होंने बाहर कई लोगों को खत लिखे थे, उन्होंने अपने क्रांतिकारी साथियों को खत लिखे थे, उन्होंने देश के युवाओं के नाम खत लिखे थे। बलिदान से पहले साथियों को अंतिम पत्र 22 मार्च 1931, ये खत उन्होंने जेल से लिखा और उनके साथियों तक पहुंचाया अंग्रेजों ने। बटुकेश्वर दत्त की बहन प्रोमिला को पत्र, बचपन के दोस्त जयदेव गुप्ता को पत्र, वाइसरॉय को पत्र, ये सारे पत्र अंग्रेजों ने भगत सिंह के पहुंचाए। युवाओं के लिए जो पत्र लिखा वो पत्र बकायदा युवाओं के एक सम्मेलन में पढ़ के सुनाया गया। भगत सिंह की शहादत के 95 साल बाद आजाद भारत के अंदर एक क्रांतिकारी मुख्यमंत्री जेल गया। मैं अभी जेल गया, मैंने जेल से एक ही पत्र लिखा था एलजी साहब को। 15 अगस्त था, देश का स्वाधीनता दिवस था। देश के आजादी के दिवस के ऊपर दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार की तरफ से झंडा फहराता है। मैंने एलजी साहब को 3 दिन पहले चिट्ठी लिखी, 15 अगस्त के 3 दिन पहले, कि एलजी साहब, मैं चूंकि जेल में हूं, मेरी जगह आतिशी जी को झंडा फहराने की इजाजत दी जाए। कुछ गलत तो नहीं लिखा? वो चिट्ठी मेरी एलजी साहब तक नहीं पहुंचाई गई, मुझे चिट्ठी वापस करी गई और मेरे को ये वार्निंग जारी की गई। ये वार्निंग भी लेके आया हूं, जिंदगी भर साथ रखूंगा ये मेरे को वार्निंग दी गई कि दूसरी बार अगर आपने एलजी साहब को चिट्ठी लिखने की हिम्मत करी तो आपके साथ जो फैमिली मुलाकात होती है हर हफ्ते, वो फैमिली मुलाकात बंद कर दी जाएगी। मैं मन में सोच रहा था, अंग्रेजों ने भी नहीं सोचा था कि आजाद भारत के अंदर 95 साल के बाद अंग्रेजों से ज्यादा क्रूर और अत्याचारी शासक इस देश के ऊपर आएगा। आशीष सिंह किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आती हैं। बीजेपी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल मजबूरी में इस्तीफा दिए हैं, सिद्धांतों के आधार पर नहीं। आज इन्होंने ईडी छोड़ दी, इनकम टैक्स छोड़ दिया, दिल्ली पुलिस छोड़ दी, इतने केस कर दिए हमारे ऊपर, और हम डट के खड़े हैं इनके खिलाफ, इनका मुकाबला कर रहे हैं, क्योंकि हम ईमानदार हैं। इसलिए ये मेरे को बेईमान साबित करना चाहते हैं, ये मेरे को बेईमान साबित करना चाहते हैं। मेरे ऊपर कीचड़ फेंक रहे हैं, मेरे ऊपर लांछन लगा रहे हैं, मुझे सुबह शाम गालियां देते हैं, लेकिन मेरे लिए बीजेपी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए आप लोग इंपॉर्टेंट हो। अगर देश की जनता, दिल्ली की जनता को लगता है केजरीवाल बेईमान है, मैं 1 मिनट के लिए सीएम की कुर्सी पे भी नहीं बैठूंगा। 1 मिनट के लिए मैं बैठने को तैयार नहीं। मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं कमाया, मेरा बैंक अकाउंट खाली है, हमारी पार्टी का बैंक अकाउंट खाली है। मैंने जिंदगी में कुछ नहीं कमाया, अपनी इज्जत और अपनी ईमानदारी के सिवा मेरे पास कुछ नहीं आया। इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था, 2000 में नौकरी छोड़ के सन 2000 से 2010 तक 10 साल मैंने दिल्ली की झुग्गियों के अंदर बिताए हैं। कुछ महीने दिल्ली की झुग्गियों में जाके रहा मैं, झुग्गी के अंदर, नंद नगरी, सुंदर नगरी की झुग्गियों के अंदर मैंने गली गली में खाक छानी है कि गरीब आदमी रहता कैसे, उसके घर का गुजारा कैसे चलता है। अगर पैसे कमाने हो तो इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी बुरी नहीं थी। और जब मैंने नौकरी छोड़ी थी तब कोई पार्टी नहीं थी, कुछ नहीं थी। ऐसा नहीं था कि उस टाइम ये था मुख्यमंत्री बनने चला था या कोई पार्टी, कुछ नहीं था, कोई भविष्य नहीं था, केवल देश के लिए जुनून था कि देश के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करने हैं। 49 दिन की सरकार के बाद इस्तीफा दिया था, अपने असूलों के लिए इस्तीफा दिया था, किसी ने इस्तीफा मांगा नहीं था, अपने आप इस्तीफा दिया था।
आज की तारीख में, आज के जमाने में कोई अपनी चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ता। मैंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी थी। राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक भावनात्मक पीआर का खेल बताया है। कहा है कि केजरीवाल मजबूरी को गुड़ की तरह पेश करने में पीएचडी हासिल की है। परवीण खंडेवाल का कहना है कि केजरीवाल ने रंग बदलने में गिरगिट को भी मात दी है। कहा कि अपने ऊपर लगे आरोप को ध्यान से भटकाना चाहते हैं। इन 10 वर्षों में केंद्रीय एजेंसियों ने जो किया है उसकी समीक्षा भारत की राजनीति में लंबे समय तक होगी और याद भी किया जाएगा। हेमंत सोरेन ने इस्तीफा देकर चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया और चंपई सोरेन को बीजेपी में शामिल कर लिया गया। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री अपना जन्मदिन मना रहे थे। केजरीवाल उसी दिन अपना इस्तीफा दे रहे थे। आतिशी सिंह दिल्ली की नई मुख्यमंत्री उसी दिन चुनी गई और उसी दिन राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस भी मनाया गया। राज्यसभा सांसद दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया कि आतिशी के परिवार ने अफजल गुरु को फांसी से बचाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी थी। आज दिल्ली के लिए एक बहुत दुखद दिन है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला आतिशी मारलेना जी बनने जा रही हैं, जिनके अपने परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी की सजा से बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। उनके अपने माता पिता ने कई बार राष्ट्रपति जी को मर्सी पिटिशंस, दया याचिकाएं भेजी कि अफजल गुरु को फांसी ना हो, कि अफजल गुरु निर्दोष है, कि अफजल गुरु सिर्फ एक राजनीतिक साजिश का शिकार बन गए। ये कितनी गलत बात है। आज आतिशी मारलेना जी मुख्यमंत्री बनेंगी, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक डमी सीएम, एक कठपुतली मुख्यमंत्री बनेंगी। लेकिन फिर भी ये मुद्दा बहुत बड़ा है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनेंगी और ये मुद्दा सीधे सीधे दिल्ली और देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। भगवान बचाए दिल्ली वासियों को ऐसे मुख्यमंत्रियों। अरविंद केजरीवाल मांग कर रहे हैं कि देश की जनता को 1 नेशन 1 इलेक्शन के बजाय 1 नेशन 1 एजुकेशन मिलना चाहिए। मैं देख रहा हूं कल से ये बीजेपी वालों ने नया शगुफा छोड़ा है। 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन। अरे हमको क्या मिलेगा 1 इलेक्शन की, 10 इलेक्शन की, 12 इलेक्शन? बताओ आम आदमी को कुछ मिलेगा 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 100 इलेक्शन, 1 नेशन 1000 इलेक्शन? हमको क्या मिला? आम आदमी को कुछ मिला? 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 एजुकेशन, 1 नेशन 1 एजुकेशन। सबको एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। अमीर के बच्चे को भी, अंबानी के बच्चे को, अडानी के बच्चे को जैसी शिक्षा मिलती है, वैसे मेरे किसान के और मजदूर के बच्चों को मिलनी चाहिए शिक्षा। 1 नेशन 1 एजुकेशन होना चाहिए। नहीं चाहिए हम लोगों को 1 नेशन 1 इलेक्शन। 1 इलेक्शन तुम रखो, हमारी बला से 1000 इलेक्शन करा लो, 2000 इलेक्शन करा लो, हमको क्या फर्क पड़ता है? 1 नेशन 1 एजुकेशन, 1 नेशन 1 इलाज। सबको अच्छा इलाज मिलना चाहिए, चाहे गरीब का आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो। अच्छे से अच्छा शानदार इलाज सबको मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? हमारा तो फायदा तभी है जब 1 नेशन 1 एजुकेशन होगा। हमारा तो फायदा तभी है जब 1 नेशन 1 इलाज होगा। हमें 1 नेशन 1 इलेक्शन से क्या लेना देना? तुम्हारे चोंचले हैं, तुम रखो अपने घर अपने चोंचले। जिस तरह से मोदी के इस 10 साल के दौर में विपक्ष की सरकारें गिरा दी गईं, पार्टियां तोड़ दी गईं, जांच एजेंसियों के भय से कांग्रेस से लेकर तमाम पार्टियों के नेताओं को ईडी सीबीआई का डर दिखाकर जबरन बीजेपी पार्टी में शामिल होने पर मजबूर किया गया, जिससे विपक्ष ने डरना छोड़कर लड़ना सीख लिया। केजरीवाल ने कहा कि जब तक दिल्ली की जनता की अदालत उनकी ईमानदारी पर मोहर नहीं लगाएगी, तब तक मैं सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। लेकिन मेरे लिए बीजेपी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए आप लोग इंपॉर्टेंट हो। अगर देश की जनता, दिल्ली की जनता को लगता है केजरीवाल बेईमान है, मैं 1 मिनट के लिए सीएम की कुर्सी पे भी नहीं बैठूंगा। 1 मिनट के लिए मैं बैठने को तैयार नहीं। मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं कमाया, मेरा बैंक अकाउंट खाली है, हमारी पार्टी का बैंक अकाउंट खाली है। मैंने जिंदगी में कुछ नहीं कमाया, अपनी इज्जत और अपनी ईमानदारी के सिवा मेरे पास कुछ नहीं आया।
इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था। 2000 में नौकरी छोड़ के सन 2000 से 2010 तक 10 साल मैंने दिल्ली की झुग्गियों के अंदर बिताए हैं। कुछ महीने दिल्ली की झुग्गियों में जाके रहा मैं, झुग्गी के अंदर, नंद नगरी, सुंदर नगरी की झुग्गियों के अंदर मैंने गली गली में खाक छानी है कि गरीब आदमी रहता कैसे, उसके घर का गुजारा कैसे चलता है। अगर पैसे कमाने हो तो इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी बुरी नहीं थी। और जब मैंने नौकरी छोड़ी थी तब कोई पार्टी नहीं थी, कुछ नहीं थी। ऐसा नहीं था कि उस टाइम ये था मुख्यमंत्री बनने चला था या कोई पार्टी, कुछ नहीं था, कोई भविष्य नहीं था। केवल देश के लिए जुनून था कि देश के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करने हैं। 49 दिन की सरकार के बाद इस्तीफा दिया था, अपने असूलों के लिए इस्तीफा दिया था। किसी ने इस्तीफा मांगा नहीं था, अपने आप इस्तीफा दिया था। आज के तारीख में, आज के जमाने में कोई अपनी चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ता। मैंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी थी। विपक्ष की नेता राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी बीजेपी नेता दे रहे हैं। कोई उन्हें आतंकवादी बता रहा है। मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री राहुल गांधी को नंबर 1 आतंकवादी बता रहे हैं। तरबिंदर सिंह मारवा बीजेपी के पूर्व विधायक कह रहे हैं कि राहुल गांधी बाज आजा, नहीं तो आने वाले टाइम में तेरा वही हाल होगा जो तुम्हारी दादी का हुआ था। राहुल गांधी बाज आजा, ऐसे आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होगा राहुल गांधी जो तेरे दादी का हाल है। कि वो शोभा नहीं देता, उनको माफी मांगनी चाहिए, उनके दल को माफी मांगनी चाहिए, और क्योंकि वो केंद्र के मंत्री हैं तो भारत सरकार को माफी मांगनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ इतनी ऊंची भाषा का प्रयोग करना कतई किसी रूप में भी सही नहीं है। ये एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण साजिशनुमा वातावरण है, सोच समझकर बनाया गया और किया गया एक अभियान है राहुल गांधी की जान और माल को खतरे में डालने के लिए, राहुल गांधी के अस्तित्व को खतरे में डालने के लिए, और ये उकसाने की राजनीति है। राहुल गांधी बाज आजा, ऐसे आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होगा राहुल गांधी जो तेरे दादी का हाल है। प्रधानमंत्री आकर अपने भाषणों में कहते हैं उन्हें गाली दी जा रही है और वह काम किए जा रहे हैं। 100 दिन पूरे होने पर बयान दिए, लेकिन जब उनकी पार्टी के नेता करते हैं तब प्रधानमंत्री चुप्पी साध लेते। रवनीत बिट्टू, किस मुंह से तुम राहुल गांधी को आतंकी कहते हो? तुमसे ज्यादा गिरा हुआ आदमी शायद मैंने देखा नहीं। तुम्हारी हिम्मत होती है राहुल गांधी को आतंकी कहने की? उस राहुल गांधी को जिसने अपनी दादी के सीने को 32 गोलियों से छलनी होते हुए देखा, क्योंकि उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो इस देश की अखंडता और एकजुटता के खिलाफ कोई समझौता नहीं करेंगी। वो राहुल गांधी जिसने अपने पिता के चिथड़े शरीर को बटोर कर उनकी अंत्योष्टि करी थी और वो इस देश की एकजुटता और एकता के लिए शहीद हो गए। उस राहुल गांधी को तुम आतंकी बुलाओगे जिसके परदादा ने 9.5 साल ब्रिटिश हुकूमत में जेल में काट दिए आजादी की जंग लड़ाई लड़ते हुए? उस राहुल गांधी को तुम आतंकी बुलाओगे जिसकी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तुम मौजूद थे और तुमने देखा कैसे कन्याकुमारी से कश्मीर वो पैदल चले और मुंबई से मणिपुर की उन्होंने यात्रा करी जिससे ये देश जुड़ा रहे? तुम्हारी हिम्मत है राहुल गांधी को आतंकी बुलाने की? तुम पन्नू की बात करते हो। पन्नू हो या कोई और हो, हर वो ताकत जो इस देश के खिलाफ बात करती है, जो इस देश के खिलाफ खड़ी होती है, उसके साथ टकराना, उसको निस्तो नाबूद करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी ने उन लोगों की मुखालिफत की है। हमने अपनी प्रधानमंत्री को शहीद होते हुए देखा है क्योंकि वो खालिस्तान कभी नहीं बनने देती। तुम इस तरह की बातें करोगे? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म आनी चाहिए बीजेपी को कि तुम्हारे जैसे लोग भारत सरकार में मंत्री हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपनी नफरत, अपनी गंदी राजनीति को चमकाने के लिए इन चीजों का सहारा लेना पड़ रहा है। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को राहुल गांधी ने आगे बढ़ाया। वही रवनीत सिंह बिट्टू राहुल गांधी को आतंकवादी कह रहे हैं। बिट्टू भूल गए कि जब किसान दिल्ली आए थे तो उन्हें आतंकवादी खालिस्तानी कहा गया था। पीएम मोदी ने नेता प्रतिपक्ष का नाम तक नहीं लिया और बालक बुद्धि कहकर आलोचना करते रहे। यह इशारा राहुल गांधी की तरफ समझा गया था। इन पर महान
स्वतंत्र सेनानी वीर सावरकर जैसे महान व्यक्तित्व का अपमान करने का मुकदमा है। इन पर देश की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष को हत्यारा कहने का मुकदमा चल रहा है। इन पर अनेक नेताओं, अधिकारियों, संस्थानों पर झूठ बोलने के गंभीर आरोप हैं और वो केस चल रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, बालक बुद्धि में ना बोलने का ठिकाना होता है और न ही बालक बुद्धि में व्यवहार का कोई ठिकाना होता है। और जब ये बालक बुद्धि पूरी तरह सवार हो जाती है तो सदन में भी किसी के गले पड़ जाते हैं। ये बालक बुद्धि अपनी सीमाएं खो देती है तो सदन के अंदर बैठ करके आंखें मारते हैं, आंखें मारते हैं। इनकी सच्चाई आदरणीय सभापति जी अब पूरा देश समझ गया है। इसलिए आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करने पर पुलिस लोगों को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन दिल्ली में केंद्रीय मंत्री राहुल गांधी को कुछ भी कह रहे हैं, राजनीतिक कार्रवाई तक भी नहीं किया जा रहा है। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार है कि किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया हो, वो भी तब जब कोर्ट में कोई गुनाह तक साबित ना हुआ हो। इसके पहले एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया गया था, दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन को अरेस्ट किया गया था, संजय सिंह को अरेस्ट किया गया था। सबसे हैरानी की बात यह है कि इनमें से किसी का भी गुनाह कोर्ट में साबित तक नहीं हुआ है। ईडी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ की रिश्वत दी गई है एक्सचेंज ऑफ अनड्यू बेनिफिट एक्साइज पॉलिसी के तहत, लेकिन पार्टी की पॉलिटिशियन आतिशी सिंह कहती हैं कि 2 साल से ईडी और सीबीआई इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है, 500 से ज्यादा रेड कर चुकी है, 1000 से ज्यादा विटनेस ला चुकी है, लेकिन अभी तक उन्हें एक भी सबूत नहीं मिला है कि आम आदमी पार्टी या इसके मिनिस्टर साबित कर पाए कि कुछ गलत किए हैं। अरविंद केजरीवाल के वकील ने बताने की कोशिश की कि यहाँ कोई मनी ट्रेल नहीं है, इस पॉलिसी की वजह से सरकार का रेवेन्यू बढ़ गया था, इस पॉलिसी की वजह से जिसको बाद में इस्तेमाल किया जा सकता था स्कूल और अस्पताल बनाने के लिए। तो सवाल ये उठता है कि जब कोई सबूत नहीं है तो कोर्ट इन्हें क्यों जल्दी बेल नहीं दे रही थी। इसके पीछे कारण है पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2018 का कानून। मोदी सरकार के द्वारा इस कानून में अमेंडमेंट 2018 में सरकार ने इनमें बेल की कंडीशन को बहुत बदल दी, बेल लेना बहुत मुश्किल बना दिया। बाकी कानूनों में इनोसेंट अंटिल प्रूव गिल्टी बेल मिलना आपका अधिकार कंसीडर किया जाता है, लेकिन पीएमएलए में अब आपको तब तक बेल नहीं मिलेगी तब तक आप अपने आप को बेगुनाह साबित न कर दो। इसी 2018 में ईडी की और ताकत बढ़ा दी गई थी। इन चीजों को अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तार होने से पहले खुद बताया था। देखिए आप लोग इस वीडियो में। ईडी के केसेस में जमानत क्यों नहीं मिल रही लोगों को? अब ये पूरा कानून इन्होंने ईडी में पलट दिया। अब इसमें हो गया यू आर गिल्टी टिल प्रूव्ड इनोसेंट। इस कानून में इन्होंने ये लिखा है कि आपके ऊपर आरोप लगेगा, आपके ऊपर एफआईआर होगी, झूठा सच्चा जो मर्जी आरोप लगा दें,
आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आपको बेल तब तक नहीं मिलेगी जब तक आपका मुकदमा पूरा नहीं हो जाता और आप इनोसेंट प्रूव नहीं हो जाते। अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट के पीछे एक इलेक्टोरल बॉन्ड के घोटाले का भी कनेक्शन है। 4 लोगों के स्टेटमेंट के आधार पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसमें से एक है अरविंदो फार्मा के हेड शरद चंद्र रेड्डी। 9 नवंबर 2022 को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। लीकर स्कैम के केस में उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए अरविंद केजरीवाल के फेवर में थे, लेकिन अगले ही दिन 10 नवंबर 2022 को ईडी इन्हें अरेस्ट कर लेती है। इनके अरेस्ट होने के सिर्फ 5 दिन बाद इनकी कंपनी अरविंदो फार्मा ने 5 करोड़ का चंदा डोनेट किया बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। ये करीब 6 महीने तक जेल में रहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इन्होंने 9 अलग अलग स्टेटमेंट दिए, जो सारे स्टेटमेंट केजरीवाल के फेवर में थे। देखिए आप लोग। ये है मनी ट्रेल, शरद चंद्र रेड्डी की कंपनियों द्वारा दिया गया भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट। लेकिन 25 अप्रैल 2023 को 6 महीने जेल में रहने के बाद अगली स्टेटमेंट जो देते हैं वो केजरीवाल के खिलाफ होता है। अगले ही महीने मई 2023 को ईडी शरद चंद्र रेड्डी को बेल दे देती है और जून 2023 में ईडी के अप्रूवर बन जाते हैं। इस केस में बेल मिलने के करीब 6 माह के बाद इनकी कंपनी 25 करोड़ रुपए की और चंदा देती है। बीजेपी को देख रहे हो दोस्तों किस तरह का खेल खेला जा रहा है। यही कारण है कि आम आदमी पार्टी की आतिशी सिंह कहती हैं कि लीकर स्कैम का मनी ट्रेल आम आदमी के पास नहीं बल्कि ये बीजेपी के पास जाता है। अरविंद केजरीवाल के अनुसार ईडी का मकसद सिर्फ किसी बहाने अरेस्ट करना ताकि पार्टी को तोड़कर खत्म किया जा सके और महाराष्ट्र की तरह दिल्ली और पंजाब की सरकार को गिराया जा सके। अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट पर रिएक्ट करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, डरा हुआ तानाशाह मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। देखिए, नेताओं को धमकाया जाता है, पैसे देकर सरकारों को गिराया जाता है, नेताओं को जेल में डाला जाता है। ये पूरी की पूरी मैच फिक्सिंग करने की कोशिश की जा रही है। मीडिया सहित सभी संस्थानों पर कब्जा, राजनीतिक पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली, मुख्य विपक्षी पार्टी का अकाउंट फ्रीज कर देना, 1700 करोड़ का नोटिस भेज देना कांग्रेस पार्टी को। इसी तरह से हर एक विपक्षी पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। आज देश में जो कुछ हो रहा है, सरकार के इस कारनामे के कारण दुनिया भर में भारत का रेपुटेशन गिरता जा रहा है। अक्टूबर 2022 में डरो मत का नारा राहुल गांधी ने दिया, उनकी संसद की सदस्यता छीन ली गई। एक्टर्स स्वरा भास्कर ने न्यायपालिका के ऊपर भी सवाल खड़े किए कि अब आपको इस उम्र में किस बात की इच्छा है और ये इच्छा खत्म नहीं हो रही है। इस उम्र में कौन सा राज्यसभा मेंबर बनने में या फिर गवर्नर बनने में आपकी इच्छाएं खत्म होंगी क्या? आज ये सवाल पूछना चाहती हूँ अपने न्याय व्यवस्था से कि क्यों, क्या डर है आपको किस चीज का डर है? आम नागरिक को तो जेल का डर होता है, पिटाई का डर होता है, मुसलमान तो कहीं पे भी पिट जाते हैं बेचारे इस देश में, दलित कहीं पे भी पिट जाते हैं इस देश में। हम लोगों को भी डर लग सकता है कि काम नहीं मिलेगा, कॉमेडी के शोज नहीं मिलेंगे, फिल्में बंद हो जाएंगी, जिनके बच्चे हैं छोटे छोटे उनको अलग अलग किस्म के डर लगते हैं। आपको क्या डर लगता है? आपके पास तो पूरा तंत्र है, आपके पास तो सारी सरकारी तंत्र है। जब तक आप इन बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक पहुंच जाते हो, आपको 60 साल 50 साल के ऊपर होते होंगे, आपके तो बच्चे भी बड़े हो गए होंगे, अच्छी महंगी कॉलेजेस में आप उन्हें पढ़ाते हैं, बाहर भेजते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, वो भी सेटल हो जाते हैं, उनकी शादियां हो जाती हैं, उनके भी बच्चे होते हैं। तो इस बुढ़ापे में क्या डर है अब आपको? अब क्या लालच है आपके अंदर? क्या चाहिए आपको? हाँ, क्या जरूरत है? गवर्नर पोस्ट चाहिए, राज्यसभा जाना है, इतनी आपके अंदर लालच है कि आप महज आपका काम आपसे करने को हम मांग रहे हैं, वो आपसे नहीं हो रहा है। विपक्षी और देश की जनता सवाल कर रहे हैं कि क्या पीएम मोदी जी को सीजीआई चंद्रचूड़ के आवास पर श्री गणेश पूजा में जाना चाहिए था या नहीं। भगत सिंह की शहादत के 95 साल बाद आजाद भारत के अंदर एक क्रांतिकारी मुख्यमंत्री जेल गया। मैं अभी जेल गया, मैंने जेल से एक ही पत्र लिखा था एलजी साहब को। 15 अगस्त था, देश का स्वाधीनता दिवस था। देश के आजादी के दिवस के ऊपर दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार की तरफ से झंडा फहराता है।
मैंने एलजी साहब को 3 दिन पहले चिट्ठी लिखी, 15 अगस्त के 3 दिन पहले, कि एलजी साहब, मैं चूंकि जेल में हूं, मेरी जगह आतिशी जी को झंडा फहराने की इजाजत दी जाए। कुछ गलत तो नहीं लिखा? वो चिट्ठी मेरी एलजी साहब तक नहीं पहुंचाई गई, मुझे चिट्ठी वापस करी गई और मेरे को ये वार्निंग जारी की गई। ये वार्निंग भी लेके आया हूं, जिंदगी भर साथ रखूंगा ये मेरे को वार्निंग दी गई कि दूसरी बार अगर आपने एलजी साहब को चिट्ठी लिखने की हिम्मत करी तो आपके साथ जो फैमिली मुलाकात होती है हर हफ्ते, वो फैमिली मुलाकात बंद कर दी जाएगी। मैं मन में सोच रहा था, अंग्रेजों ने भी नहीं सोचा था कि आजाद भारत के अंदर 95 साल के बाद अंग्रेजों से ज्यादा क्रूर और अत्याचारी शासक इस देश के ऊपर आएगा। धन्यवाद दोस्तों।